हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम करेंगे 6 क्लास की साइंस की बुक का नवा चैप्टर सजीव विशेषताएं एवं आवास। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि आवास किसे कहते हैं। तो आंसर होगा किसी स्थान का प्रवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उनका आवास कहलाता है। आवास का अर्थ है एक निवास स्थान, मतलब एक घर। तो जीव अपने भोजन, पानी, हवा, आश्रय और अन्य ज़रूरतों के लिए अपने आवास पर निर्भर करते हैं। कई प्रकार के पौधे और जानवर समान आवास जो है वो साझा करते हैं। तो आवास किसको कहते हैं? ऐसा स्थान जहाँ पर जीव अपने भोजन, पानी, हवा और रहना, ये सारी जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करते हैं। तो कई प्रकार के जो पौधे होते हैं और जानवर होते हैं वो समान आवास, मतलब एक जैसा आवास जो होता है उसको साझा करते हैं, मतलब एक जैसे आवास में वो रहते हैं, प्रवेश में रहते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका कि कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है। जो कैक्टस है वो मरुस्थल में किस तरह से जिंदा रहता है, किस तरह से अपना जीवन यापन करता है, किस तरह से अनुकूल है कैक्टस मरुस्थल में। तो आंसर होगा कैक्टस की जो पत्तियां होती हैं या तो अनुपस्थित होती हैं या कांटों का रूप ले लेती हैं। तो इससे इन पत्तियों से होने वाले बाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल का जो ह्रास होता है, मतलब जो जल ख़त्म होता है उसमें कमी आ जाती है, मतलब बहुत जल्दी इसमें जो पानी होता है वो ख़त्म नहीं होता। तो इसका तना पत्ती जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाता है। जो इसका तना होता है वो पत्ती जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाता है। तो इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण आमतौर पर तनों द्वारा किया जाता है। तो तना मोटी मोम जैसी परत से ढका होता है जो पानी को बनाए रखने में मदद करता है। तो इसमें क्या है, जो बहुत लंबे समय तक पानी है वो बना रहता है। तो कैक्टस के पौधे की जड़ें होती हैं जो पानी को अवशोषित करने के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक जाती हैं। तो यही सारी वजह हैं कि कैक्टस मरुस्थल में भी जीवन यापन के लिए अनुकूल है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान है उनको भरना है आपको। पहला है पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अनुकूलन। फिर है स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को कहते हैं आवास कहते हैं। कौन सा आवास कहते हैं? तो स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। स्थल पे रहते हैं तो स्थलीय आवास कहते हैं। फिर है वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं उनको क्या कहते हैं? तो वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं जलीय आवास कहलाते हैं। और मृदा, जल एवं वायु किसी आवास के घटक हैं। तो मृदा, मिट्टी, जल एवं वायु किसी आवास के अजैव घटक हैं। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं कहलाते हैं। तो हमारे परिवेश में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं वो कहलाते हैं उद्दीपन। पहले में आएगा अनुकूलन, फिर आएगा स्थलीय, जलीय, अजैव और उद्दीपन। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित सूची में कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं। तो आपको देखना है कि हल, छत्रक, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव, जलकुंभी, केंचुआ, इसमें कौन सी निर्जीव वस्तु हैं? एक होती है सजीव, एक होती है निर्जीव। तो जिसमें जीवन नहीं होता, जान नहीं होती, वो कहलाती हैं निर्जीव वस्तुएं। तो आपको देखना है कि इसमें कौन कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं। एक है हल, सिलाई मशीन और रेडियो, नाव। फिर आपका अगला प्रश्न है किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीवों के दो लक्षण दिखाई देते हैं। तो किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का आपको एग्जाम्पल देना है जिसमें सजीवों के दो लक्षण दिखाई दें। तो है तो निर्जीव लेकिन उसमें सजीव के दो लक्षण दिखाई देते हैं। तो बस और मशीन दोनों ही गति दिखाते हैं और ऊर्जा ग्रहण करते हैं, लेकिन ये निर्जीव होते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थी। तो इसमें कुछ वस्तुएं दी गई हैं और पूछा गया है कि ये निर्जीव वस्तुएं हैं लेकिन कभी ये सजीव का अंश हुआ करती थी। तो आपको देखना है कौन सी ऐसी निर्जीव वस्तुएं हैं जो सजीव में होती थी। तो ये है मक्खन
और चमड़ा, ऊन, खाद्य तेल, सेब, रबर। तो ये सारी जो चीज़ें थी कभी सजीव में हुआ करती थी। मक्खन हमें कहाँ से मिलता है? जो गाय भैंस होती है उसके दूध से मिलता है। चमड़ा होता है वो जानवरों की खाल से मिलता है। ऊन है वो भेड़ की जो खाल होती है उससे मिलती है। खाद्य तेल है सेब हमें पेड़ से मिलता है। फिर पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, वो कैसे होते हैं? सजीव होते हैं। रबर है ये भी हमें जो वृक्ष होते हैं वहाँ से मिलती है। तो ये सारी चीज़ें पहले क्या थी? सजीव होती थी, सजीव का अंश थी, लेकिन वहाँ से प्राप्त करने के बाद ये निर्जीव हो गई। फिर है सजीवों के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए। तो सजीवों के विशिष्ट लक्षण कौन कौन से होते हैं? जो सजीव होते हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, वो सांस लेते हैं और निकालते हैं, अपने पर्यावरण पर प्रतिक्रिया करते हैं और प्रजनन करते हैं, बढ़ते हैं और गति दिखाते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि घास के मैदानी क्षेत्र में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक है? जो घास के मैदानी क्षेत्र में जानवर रहते हैं उनको अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, वहाँ जिंदा रहने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक होती है? तेज चाल उनको क्यों आवश्यक होती है? तो आंसर होगा कि घास के मैदान में पेड़ और छिपने के स्थान जो होते हैं काफ़ी कम होते हैं, तो जानवर शिकारियों की चपेट में है। तो जो जानवर होते हैं वो जो शिकारी होते हैं उनकी चपेट में आ सकते हैं, शिकारी उनको मार सकते हैं। तो वे केवल जीवित रह सकते हैं और बच सकते हैं यदि वो तेज़ी से भाग सकते हैं। अगर वो तेज़ी से भाग सकते हैं तभी वो जीवित रह सकते हैं, क्योंकि छिपने का स्थान नहीं होता, वहाँ पर पेड़ पौधे कम होते हैं। तो इसलिए जानवरों के लिए घास के मैदानों में जीवित रहने के लिए गति महत्वपूर्ण है। जैसे हिरन होता है, अगर वो तेज़ नहीं भागेगा तो क्या होगा? उसको शेर है, बाघ है, वो खा जाएगा। तो इस तरह के जो जानवर होते हैं जो कि घास के मैदान में रहते हैं उनको छिपने के लिए जो गति होती है, तीव्र गति, वो आवश्यक होती है। तेज़ी से भागना इनको आवश्यक होता है, नहीं तो ये जो शिकारी होते हैं वो उनको मार सकते हैं। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असाई एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।